हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित उपन्यास नाव दुर्घटना का 9वां भाग। अच्छा, इससे पहले कि हम कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। दूसरे दिन आंधी का वेग कम हुआ, किंतु बिल्कुल रुका नहीं। कप्तान यह ठीक न कर सका कि लंगर उठाया जाएगा या नहीं। वह चिंता से आकाश की ओर देख रहा है। रमेश विचार करने लगा कि गाजीपुर जाना उचित है या नहीं। पहले सोचा कि अपरिचित स्थान में वृद्ध के साथ का परिचय काम आएगा, किंतु अब सोचने लगा कि परिचय में असुविधा है। कमला के साथ उसके संबंध की आलोचना होने पर कमला के लिए वह बहुत भयानक हो उठेगा। इसलिए जहाँ सभी अपरिचित हैं, वहाँ रहना उचित है। गाजीपुर पहुंचने के एक दिन पहले रमेश ने चक्रवर्ती से कहा, चाचा, प्रैक्टिस के लिए मैं गाजीपुर को अनुकूल नहीं समझता। मैंने काशी ही जाने का ठीक किया है। वृद्ध कोई जवाब न दे अपना असबाब बांधने लग गए। कमला ने आकर कहा, चाचा, क्या मुझसे आपकी लड़ाई है? वृद्ध ने कहा, झगड़ा तो रोज होता है, पर मैं जीत नहीं पाता। कमला ने कहा, आज तुम भागे भागे फिर रहे हो। चक्रवर्ती बोले, तुम मुझसे भागने की चेष्टा में हो और मुझे ही भागने का आरोप देती हो। कमला बात न समझी। वृद्ध ने पुनः कहा, क्या रमेश बाबू ने तुमसे नहीं कहा कि तुम लोगों को काशी जाना तय हुआ है? यह सुन कमला ने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद बोली, चाचा जी, तुम्हारा ट्रंक मैं संवार दूं? काशी जाने में कमला की उदासीनता से चक्रवर्ती को गहरी चोट लगी। उन्होंने मन ही मन कहा, अच्छा ही हुआ, मेरी ऐसी उम्र में यह नया मोहजाल क्यों बिछे। इसी समय रमेश कमला के पास आए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। कमला चक्रवर्ती के कपड़े तह करती रही। रमेश ने कहा, कमला, हम लोग गाजीपुर नहीं जा सकते। मैंने सोचा है कि काशी में प्रैक्टिस करूं। तुम्हारी क्या राय है? कमला ने ट्रंक से बिना दृष्टि हटाए कहा, मैं तो गाजीपुर जाऊंगी। मैंने असबाब बांध लिया है। कमला के उत्तर से रमेश ने आश्चर्य में पूछा, क्या अकेले ही? कमला ने चक्रवर्ती की ओर देखकर कहा, चाचा जी तो हैं। कमला की बात पर चक्रवर्ती ने सकुचित होकर कहा, बेटी, अगर तुम चाचा के प्रति पक्षपात दिखाओगी तो रमेश बाबू मुझसे नाराज हो जाएंगे। उत्तर में कमला ने इतना ही कहा, मैं गाजीपुर जाऊंगी। उसकी आवाज से जाहिर था कि इस बारे में उसे किसी की राय की जरूरत नहीं है। रमेश ने कहा, चाचा, तब गाजीपुर ही ठीक है। रात को चांदनी खिली है। रमेश डेक पर बैठा सोचने लगा, इस तरह काम ना चलेगा। धीरे धीरे विद्रोही कमला के कारण जीवन की समस्या भारी हो जाएगी। इस तरह पास रहकर दूरत्व की रक्षा करना कठिन है। कमला मेरी स्त्री है। मैंने उसे स्त्री समझकर ग्रहण किया था। यम ने उस दिन उस निर्जन बालू के तट पर स्वयं गठबंधन कर दिया है। हेम और रमेश के बीच एक युद्ध क्षेत्र तैयार है। बाधा, अपमान, विश्वास दूर कर यदि रमेश विजयी हुआ, तभी वह हेम के सामने खड़ा हो सकेगा। इस युद्ध की याद से उसे भय होता है, जीतने की आशा नहीं रहती। अपनी सच्चाई प्रमाणित करने में, सब बातें खोलने से कमला को ऐसी गहरी चोट होगी कि उसका विचार भी कठिन है। इसलिए दुविधा में न पड़ कमला को स्त्री बना लेने में ही भलाई है। यह सोच रमेश ने एक ठंडी सांस लेकर अपना मन इस अंतिम फैसले पर ही दृढ़ कर लिया। रमेश ने उमेश से पूछा, क्यों रे, तू कहाँ जा रहा है? उमेश ने कहा, मैं माजी के साथ ही रहूंगा। रमेश ने कहा, मैंने तेरे लिए काशी तक का टिकट लिया है। यह तो गाजीपुर है, हम काशी ना जाएंगे। उमेश बोला, मैं भी ना जाऊंगा। रमेश को यह आशा न थी कि उमेश चिरस्थायी हो जाएगा।
उसकी अटलता देख रमेश स्तंभित हुआ। उसने कमला से पूछा, क्या उमेश को भी साथ ले चलोगी? कमला ने कहा, तो वह कहाँ जाएगा? रमेश बोला, काशी में उसके संबंधी जो है। कमला बोली, उसने हमारे ही साथ चलने को कहा है। कहाँ जाना होगा और किसे साथ लेना होगा, इन सब बातों का फैसला कमला ने किया। रमेश की इच्छा और अनिच्छा को पहले कमला स्वीकार करती थी। एकाएक कई दिन से उसने उसे दूर कर दिया है। शहर और छावनी के बीच चाचा का एक छोटा सा बंगला था। पीछे आम का बगीचा, सामने पक्का कुआं, चारों ओर एक चार दीवारी है। कमला और रमेश चाचा के साथ बंगले में आकर उतरे। चाचा प्रचार करते हैं कि उनकी स्त्री हरि भाविनी बहुत कमजोर है, किंतु उनमें कमजोरी का कोई लक्षण नहीं। उनकी उम्र कम नहीं, सामने से कुछ कुछ बाल पके हैं, किंतु कच्चे अधिक हैं, इसलिए बुढ़ापे की केवल डिग्री मिली है, दखल अब तक नहीं मिला। असल बात यह है कि जब दोनों जवान थे, हरि भाविनी को मलेरिया हुआ। वायु परिवर्तन के सिवा और कोई उपाय न देख चक्रवर्ती गाजीपुर स्कूल में मास्टरी करते हुए यहीं बस गए। मेहमानों को बाहरी घर में बिठाकर चक्रवर्ती ने जनान खाने में प्रवेश करके आवाज दी, सेज बहू। सेज बहू आंगन में गेहूं छटवा रही थी और कई प्रकार के अचारों को धूप में रख रही थी। वहां पहुंच चक्रवर्ती ने कहा, कुछ मेहमान आए हैं। यह कहकर चक्रवर्ती ने उनका परिचय दिया। चक्रवर्ती के यहाँ मेहमानों का आना जाना होता ही रहता था, किंतु स्त्री सहित मेहमानों को देख हरिभागिनी बोली, तुम्हारे यहाँ जगह कहाँ है? चक्रवर्ती बोले, पहले परिचय तो करो, इसके बाद घर की बात पीछे होती रहेगी। शल कहाँ है? हरिभागिनी ने कहा, वह लड़की को नहला रही है। चक्रवर्ती कमला को भीतर बुला लाए। कमला हरिभावनी को प्रणाम कर खड़ी हो गई। हरिभाविनी ने कमला की ठोड़ी छूकर पति से कहा, देखो इसका चेहरा हमारी विधु जैसा है। विधु इनकी बड़ी कन्या है, जो कानपुर में अपने पति के घर रहती है। चक्रवर्ती हंसे। वे जानते थे कि कमला के साथ विधु का कोई मेल नहीं, पर हरिभाविनी रूप और गुण में बाहरी लड़कियों की जीत कभी स्वीकार नहीं कर सकती। शैलजा उनके घर रहती है, उससे तुलना में हार ना खानी पड़े, इसलिए जो मौजूद नहीं उससे तुलना कर गृहिणी ने जय पताका गाड़ दी। हरिभागिनी बोली, अच्छा हुआ कि यह लोग आ गए, लेकिन हमारे नए मकान की मरम्मत खत्म नहीं हुई, यहाँ इन्हें कष्ट होगा। चक्रवर्ती ने इसका कोई प्रतिवाद न किया। वे रमेश के पास बाहर चले गए। हरिभाविनी विस्तार से कमला को परिचय करने लगी। तुम्हारे पति वकील हैं क्या? कितना कमाते हैं? अभी काम शुरू नहीं किया, तब कैसे चलता है? तुम्हारे ससुर का कुछ धन है, तुम्हें मालूम नहीं? हे राम, तुम कैसी हो? तुम्हें कितना महीना देते हैं? मेरा बड़ा दामाद जो कुछ कमाता है सब विधु को देता है। दुख सुख की बातों से उन्होंने थोड़ी ही देर में कमला को अपना बना लिया। हरिभाविनी के प्रश्नों से कमला को अच्छी तरह पता हो गया कि रमेश के बारे में वह बहुत कम जानती है, जो लोक समाज के लिए लज्जा कर भी है। हरिभाविनी फिर बोली, जरा तुम्हारे हाथ का कड़ा देखूं, इसका सोना तो अच्छा नहीं। पिता के घर से गहने नहीं लाई तो क्या शरीर नंगा रखा जाता है? तुम्हारे पति ने तुम्हें कुछ नहीं दिया? मेरा बड़ा दामाद तो विधु के लिए हर महीने एक गहना बनवाता है। इसी समय शैलजा अपनी 2 साल की लड़की का हाथ पकड़े आ पहुंची। शैलजा सांवली है, उसका मुंह छोटा है, शरीर नाटा और आंखें चमकदार हैं। चेहरा देखने में स्थिर बुद्धि और शांत भाव जान पड़ती है। शैलजा की लड़की ने कमला के सामने खड़ी हो उसे अच्छी तरह देखने के बाद कहा, मौसी। कमला ने उसे गोद में उठा लिया। हरिभावनी ने शैलजा को कमला का परिचय देते हुए कहा, इनके पति वकील हैं, वकालत करने बाहर निकले हैं। रात तुम्हारे पिता से उनकी जान पहचान हो गई, वे इन लोगों को गाजीपुर ले आए। शैलजा ने कमला को देखा, कमला ने भी शैलजा की ओर देखा।
इस देखा देखी में ही दोनों सखी बन गई। शैलजा ने कमला का हाथ पकड़कर कहा, मेरी कोठरी में चलो। दोनों में बातें शुरू हुई। असाधारणतया यह नहीं जान पड़ता कि शैलजा से कमला की उम्र में फर्क है। शैलजा में कुछ संक्षिप्त भाव है, कमला ठीक उसके विपरीत है। उसके सिर पर ससुराल की कोई दाब न होने के कारण वह बिना संकोच के बढ़ गई थी। उसके चेहरे पर स्वाधीनता का तेज था। उसके सामने जो आता है उसके बारे में वह बिना प्रश्न किए शांत नहीं होती। चुप रहो, जो कहा जाए वही किए चलो, बहू की जिद शोभा नहीं देती। इस तरह की बातें उसने सुनी ही नहीं। उसकी सरलता से सफलता है। दोनों में जमकर बातें होने लगी। बातों में कमला ने अपनी दीनता सहज ही समझ ली। शैलजा के कहने को बहुतेरी बातें हैं, लेकिन कमला के कहने को कुछ नहीं। कमला के दाम्पत्य का जो एक चित्र अंकित हुआ वह पेंसिल की एक क्षीण रेखा मात्र है। उस पर कोई रंग ही नहीं। कमला ने अब तक इस अभाव को समझने का अवसर नहीं पाया। हृदय में उसने यह अभाव अनुभव किया। मित्रता के आरंभ में ही जब शैलजा ने उससे पति की बात छेड़ी तो कमला को हार्दिक प्रसन्नता नहीं हुई। शैलजा के पति विपिन गाजीपुर के अफीम ऑफिस में काम करते हैं। चक्रवर्ती की कुल 2 लड़कियां हैं। बड़ी ससुराल में है। छोटी को चक्रवर्ती ने यहाँ रखने को दामाद की नौकरी लगवा दी। विपिन इन्हीं के घर रहता है। बातों बातों में शैलजा बोली, तुम जरा बैठो, मैं अभी आती हूँ। वे स्नान करके आए हैं, अब खा पी के ऑफिस जाएंगे। कमला ने विस्मय से पूछा, तुम कैसे जान गई? शैलजा बोली, जैसे सब जानती हैं वैसे ही मैं भी जान गई। तुम अपने पति की पैर की आवाज नहीं पहचानती? यह कह वह गोद में लड़की लिए चली गई। कमला यह समझ ही न सकी कि पैर की आवाज भाषा भी है। वह चुपचाप बैठी यही सोचने लगी। गंगा किनारे एक अलग मकान लेने की चेष्टा हो रही है। रमेश को कायदे से वकालत करने के लिए कुछ चीजें लेने कलकत्ता जाना पड़ेगा, लेकिन कलकत्ते जाने का उसमें साहस नहीं। कलकत्ता की उस खास गली का चित्र मन में आते ही रमेश की छाती पर एक भार सा आ जाता है। इसी कारण कलकत्ता टलता ही रहा। कमला जनान खाने में ही रहती है। रमेश को बाहर रहना पड़ता है। कमला के साथ मुलाकात को अधिक मौका नहीं मिलता। इस विच्छेद के मामले में शैलजा कमला के आगे दुख प्रकट किया करती है। कमला ने कहा, तुम इतनी क्यों मरती हो? ऐसी कौन सी भयानक दुर्घटना हो गई है? शैलजा बोली, धत, तुम्हारा मन कठोर है। इन बातों से मुझे छलो मत। तुम्हारे मन को क्या मैं समझती नहीं? कमला ने कहा, सच कहना, अगर 2 दिन विपिन बाबू से तुम न मिल सको तो क्या इसी प्रकार? शैलजा ने गर्व से कहा, उसकी मजाज है कि वह 2 दिन मुलाकात न करे। शैलजा विपिन की अधीरता का हाल कहने लगी। विवाह के बाद विपिन बड़े बूढ़ों के व्यूह को भेद कर अपनी बहू से मिलने के लिए कितने कौशल करता था। कभी कभी पकड़ा जाता था। दिन को उसके एक शीशे द्वारा कैसे आंख के इशारे चलते थे, यह कहते आनंद से शैलजा का चेहरा जगमगा उठा। जब ऑफिस जाना शुरू हुआ तब दोनों को वेदना और विपिन का ऑफिस भागना आदि बहुत सी बातें हुई। एक बार विपिन को पटना जाना पड़ा। तब शैलजा ने पति से पूछा था, तुम पटना जाकर रह सकोगे? उस समय विपिन ने बड़ी दर्प से कहा था, क्यों न रह सकूंगा। इससे शैलजा को क्रोध हुआ था। उसने प्रतिज्ञा की कि विदाई के समय वह दुख प्रकट न करेगी, लेकिन वह प्रतिज्ञा आंसुओं के सामने धरी रह गई। जाने की सारी तैयारी हो गई। तब विपिन के माथे में दर्द के साथ ऐसी कौन सी बीमारी हुई कि उसका जाना रुक गया। जब डॉक्टर दवा दे गया तो दवा चुपके से नाली में डाल दी गई। यह सब कहते कहते शैलजा थकती नहीं थी। फिर भी दरवाजे पर किसी शब्द होने से शैलजा चौंक उठती। विपिन बाबू ऑफिस से आए या नहीं, यह जानने के लिए गपशप करने पर भी शैलजा उत्कंठित हो दरवाजे की ओर कान लगाए रहती थी।
यह बात नहीं कि कमला इससे अनभिज्ञ है। कुछ आभास उसे भी मिला है। पहले कई महीने रमेश के साथ रहने पर उसके मन में भी इस प्रकार की रागिनी बजी थी। स्कूल से छुट्टी पाकर कमला जब से रमेश के पास आई है, तब से ही वे बातें उसके हृदय पर आघात करती थी। स्पष्ट रूप में वह शैलजा की बातों से समझ सकी, लेकिन वह किसी परिणाम तक पहुंच न सकी। शैलजा और विपिन में जो एक प्रकार का आग्रह है, वह रमेश और उसमें कहाँ है? कई दिनों से इनकी मुलाकात भी बंद है। इससे उसके मन में और भी घबराहट हुई। रमेश भी उससे मिलने को विचार करता है, यह उसके विश्वास के योग्य नहीं। जिस दिन रविवार पड़ा, उस दिन शैलजा कठिनाई में पड़ी। अपनी सखी को अकेली छोड़ने में उसे लज्जा लगी। छुट्टी का दिन बिल्कुल ही व्यर्थ जाए, इतनी त्यागशीलता उसमें नहीं थी। रमेश बाबू के साथ कमला की छुट्टी के दिन ही मुलाकात हो जाती। उसने सोचा, चक्रवर्ती बड़े गुणी थे। उन्होंने घर में कहा कि वे किसी विशेष काम से बाहर जा रहे हैं। शैलजा को समझा गए कि आज कोई बाहरी आदमी उनके मकान में आने वाला नहीं है। वे सदर दरवाजा बंद किए जाते हैं। यही बात उन्होंने शैलजा से भी कह दी। वे जानते थे कि उस अर्थ को शैलजा समझ जाएगी। स्नान के बाद शैलजा ने कमला से कहा, आओ तुम्हारे बाल सुखा दूं। कमला ने कहा, इतनी जल्दी कैसी है? शैलजा बोली, यह बात बात को होगी। कपड़ों के संबंध में दोनों में खूब बहस हुई। शैलजा उसे रंगीन साड़ी पहनाना चाहती थी। कमला को उसके पहनने का कोई कारण दिखाई नहीं दिया। अंत में शैलजा को संतुष्ट करने के लिए उसे पहनना ही पड़ा। दोपहर के भोजन के बाद शैलजा अपने पति के कान में धीरे से कुछ कह आई। वह कमला को बाहर कोठरी में जाने के लिए तंग करने लगी। पहले कमला रमेश के पास कितनी ही बार निसंकोच गई है। यह जानने का उसे कभी अवसर ही नहीं मिला कि समाज में लज्जा प्रकट करने का विधान है। आरंभ में ही रमेश ने उसका संकोच तोड़ दिया था। निर्लज्जता के बहाने धिक्कारने वाली कोई सखी भी नहीं थी। लेकिन आज शैलजा का अनुरोध पालन करना उसे कठिन जान पड़ा। पति के पास शैलजा जिस अधिकार से जाती है, उसे समझ गई है। कमला उस अधिकार को जब समझती ही नहीं, तब वह रमेश के पास कैसे जाए? कमला जब किसी प्रकार राजी नहीं हुई, तो शैल ने समझा कि उसने मान ठाना है। मान की बात भी है। कई दिन बीत गए, लेकिन रमेश ने मुलाकात करने की चेष्टा नहीं की। माँ भोजन के बाद दरवाजा बंद कर सो रही थी। शैलजा ने विपिन से कहा, आज तुम रमेश बाबू को भीतर बुला लाओ। पिताजी कुछ न कहेंगे। विपिन इस अनुरोध को टाल न सका। रमेश बैठक में चित्त लेटा पायनियर पढ़ रहा था। पढ़ाई का हिस्सा खत्म कर जब वह विज्ञापनों की ओर ध्यान देने जा रहा था, उसी समय विपिन को कमरे में आते देख प्रसन्न हो बोला, आइए विपिन बाबू। विपिन ने सिर खुजाते हुए कहा, आपको वे भीतर बुला रही हैं। रमेश ने पूछा, कौन? कमला? विपिन ने कहा, हाँ। रमेश आश्चर्य में पड़ा। उसने पहले ही सोचा है कि वह कमला को स्त्री के रूप में मानेगा, लेकिन दुविधा में पड़ा उसका मन कई दिन से मौका पा विश्राम कर रहा है। कल्पना में कमला को गृहिणी के पद पर अभिषिक्त कर वह मन को भावी सुखों से उत्तेजित भी कर चुका है। लेकिन आरंभ कठिन है। कुछ दिनों से वह कमला से दूर रहने का अभ्यस्त था। इसी से वह अलग मकान लेने की जल्दी नहीं कर रहा था। कमला की बुलाहट सुन रमेश ने सोचा कि जरूर कोई बात होगी। बुलाहट होने पर उसके मन में एक लहर पैदा हो गई। जब वह विपिन के साथ भीतर गया, तब अभिसार के आभास ने उसके चित्त को चंचल कर दिया। विपिन दूर से कोठरी दिखाकर चला गया। कमला ने जब देखा कि शैलजा विपिन के पास चली गई है, इसलिए वह चौखट पर बैठकर सामने बगीचे की ओर देखने लगी। शैलजा ने कमला के मन में प्रेम का स्तर बांध दिया था। कमला के हृदय में गहरी सांस निकलकर वेदना की एक अपूर्व
कपकपाहट पैदा कर रही थी। इसी समय रमेश ने भीतर जाकर पुकारा, कमला। वह चौंकी। उसका हृदय तरंगे मारने लगा। जिस कमला ने कभी रमेश के आगे लज्जा का अनुभव नहीं किया, वही आज आंख उठाकर भी ना देख सकी। आज रमेश ने कमला की नई मूर्ति देखी। कमला के इस आभास ने उसे आश्चर्य में डाल दिया। उसने धीरे से कमला के पास आकर मीठे स्वर में कहा, तुमने मुझे बुलाया है? कमला चौंकी और उत्तेजना में बोली, नहीं, मैं क्यों बुलाने लगी? रमेश ने पूछा, बुलाने में क्या दोष है? रमेश ने कहा, मैं तुम्हारे बिना बुलाए आया हूँ, इसलिए क्या अनादर करके लौटा दोगी? कमला बोली, तुम्हारा आना जानकर लोग नाराज होंगे, तुम जाओ। रमेश ने कमला का हाथ पकड़कर कहा, अच्छा, तुम मेरे कमरे में चलो, वहां कोई नहीं है। कमला ने शीघ्रता से हाथ छुड़ाया और बगल की कोठरी में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। रमेश समझ गया कि यह अन्य किसी स्त्री की करामात है। वह प्रसन्नचित्त बाहर चला गया। लेटकर पायनियर पर दृष्टि दौड़ाने लगा, लेकिन मन न बहला। शैल ने बंद दरवाजे पर चोट की। कमला ने खोला नहीं। तब उसने झिलमिली से हाथ डाल सिटकनी खोल दी। अंदर जाकर देखा तो कमला जमीन में लेटी हाथों से मुंह छिपाए रो रही है। शैल आश्चर्य में पड़ी। ऐसी क्या घटना हो गई जिससे कमला के हृदय में इतनी चोट पहुंची? वह उसके पास बैठ मीठे स्वर में बोली, रोती क्यों हो? कमला ने कहा, तुम उन्हें बुला क्यों लाई? कमला की इस बात को समझना कठिन है। किसी को यह खबर नहीं कि बहुत दिनों से गुप्त वेदना उसके हृदय में संचित है। आज सहसा वह फूट निकली है। कमला आज कल्पना लोक में अधिकार कर बैठी है। रमेश यदि सहज ही में उसके पास पहुंच जाता तो वह सुखी होती, लेकिन उसे बुलवाकर सब मिट्टी में मिला दिया गया। छुट्टी में, स्कूल में उसे रखने की चेष्टा, स्टीमर में उदासीनता, ये सभी उसके मन को मथने लगे। असल बात क्या है, इसे गाजीपुर आने पर वह साफ साफ समझ गई। लेकिन शैल को ये बातें समझाना मुश्किल है। शैल कल्पना भी न कर सकी कि कमला और रमेश के बीच कौन सी बाधा है। उसने प्यार से कमला से पूछा, रमेश बाबू ने क्या तुम्हें कोई कड़ी बात कही है? तुमने बता क्यों नहीं दिया कि सब मेरी कार्रवाई है? कमला ने कहा, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तुमने उन्हें बुलवाया क्यों? शैलजा ने दुखी होकर कहा, कसूर हुआ, माफी दो। कमला ने चट शैलजा का हाथ पकड़कर कहा, तुम जाओ, नहीं तो विपिन बाबू नाराज होंगे। बाहर रमेश ने पायनियर झल्लाकर एक तरफ फेंक दिया। उसने आप ही आप कहा, कल ही कलकत्ते जाकर तैयारी कर आऊंगा। कमला को ग्रहण करने में जितनी देर हो रही है, उतनी ही बेजा है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।